हेल्दी ब्रेकफास्ट के बाद विनय प्रताप साहब के साथ हम उनके ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। सर, शहर की बात करें, गुड़गांव अपने आप में एक बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है और कहा जाता है कि आर्थिक राजधानी है हरियाणा की। ऐसे में जो डेवलपमेंट देखते हैं, क्योंकि अनप्लान्ड सिटी भी है ये, तो बहुत सारी दिक्कतें भी इस शहर के साथ हैं। तो कुछ प्लानिंग की किस तरह से उन दिक्कतों को खत्म किया जाए, कुछ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को कर लिया जाए यहाँ पर। देखिए, ये बात को हमें अप्रिशिएट करना होगा कि ये जो शहर है पिछले 15 सालों में ही बना है और जिस गति से यहाँ पे आबादी बढ़ी है, उस लिहाज से माना जाए तो देश में कोई ऐसा शहर नहीं है जो इतने कम समय में इतना ज़्यादा विकसित हुआ। तो वाकई में यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं वो हैं, क्योंकि जो हमारा आबादी है और उस पे जो हमारे रिसोर्सेज पे प्रेशर है वो करंट जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो ये समस्याएं हैं जिनको लेके प्रयास किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो हमारी ये जो मेजर समस्याएं हैं, जो आज की डेट में हमें सबसे प्रायोरिटी पे टारगेट करनी है, उन चीज़ों पर एक्शन प्लान शुरू कर दिया है। हमारी जो तीनों एजेंसी हैं, ज़िला प्रशासन जिसमें पुलिस भी आ जाती है और नगर निगम और हुडा, तीनों ने आपस में मिलकर एक कोऑर्डिनेशन करके एक प्लान बनाया है ताकि इन सुविधाओं को हम लोगों तक पहुंचा पाएं। पानी भी एक बड़ा मेजर इशू है लगातार। अब चूंकि गर्मियां हैं, पानी के क्राइसिस आमतौर पर गर्मियों के दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि जो ग्राउंड वाटर है लगातार नीचे जा रहा है। कोशिशें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमेशा रहती है, लेकिन कोई ऐसा समाधान कि इसका हल जल्द निकल सके और इस समस्या से जल्द निपटा जा सके। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने करी है पानी को लेकर। पानी के बिना किसी का गुजारा नहीं है और अनफॉर्चुनेटली गुड़गांव में जो पानी का दोहन हुआ उसकी वजह से हमारे जो चारों ब्लॉक्स हैं वो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने इनको ओवर एक्सप्लॉयटेड घोषित किया है। पूरे देश में कुछ ही ऐसे ज़िले हैं जिनके सारे ब्लॉक्स एक्सप्लॉयटेड हैं, तो हम रेड डेंजर जोन में लाया करता है गुड़गांव। पानी का जो स्तर है काफ़ी नीचे जा चुका है, क्योंकि इसमें जो हमारे अनरेगुलेटेड ट्यूबवेल्स हैं, चाहे वो हमारे कमर्शियल यूज़ के लिए हों, चाहे हमारे इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए हों, उसमें काफ़ी पानी का दुरुपयोग हुआ। इस चीज़ को लेकर अब सरकार सजग भी है। इसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत गाँव में सिंचाई के जो साधन हैं उनको एफिशिएंट करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ साथ ग्राउंड वाटर सेल गुड़गांव में जो है उसने पिछले कई सालों में कई सारे ऐसे अवैध बोरवेल हैं उनको भी सील किया गया है, परंतु मेरा मानना है कि इसमें और भी करने की आवश्यकता है और ये जो कार्रवाई है लोगों की सहायता के बिना नहीं हो पाएगी। तो इस पर एक बड़ी प्रॉब्लम लोगों को जो हो रही है और डिस्प्यूट लगातार उसको लेकर चल रहा है कि जो रियल एस्टेट है, बिल्डर्स जो हैं लगातार बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो लेकर आ रहे हैं लेकिन डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों तरफ बायर और बिल्डर के बीच जो एक लड़ाई है, जो झगड़ा है, वो बहुत बढ़ता जा रहा है और अधिकांश यूँ कहेंगे कि सभी बिल्डर इस कैटेगरी में आकर खड़े हो गए। तो इससे निपटने का कोई रास्ता एडमिनिस्ट्रेशन निकाला हो कि बायर्स को भी कुछ राहत मिल जाए, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अपनी जो जमा पूंजी है पूरी की पूरी उसमें लगा रखी है और ना उन्हें फ्लैट मिल रहे हैं और ना ही उन्हें पैसा वापस मिल रहा है। ये काफ़ी बड़ी समस्या है आज की डेट में गुड़गांव में, क्योंकि यहाँ एक जैसे अभी हमने बात की कि 15 सालों में ही ये शहर बड़ा बना है, जिसमें प्राइवेट बिल्डर्स का भी एक काफ़ी बड़ा योगदान है। काफ़ी सारी प्राइवेट कॉलोनीज़ और फ्लैट्स यहाँ बने हैं, परंतु पिछले 5 सालों में ये देखने में आया है कि जो बिल्डर है और बायर है उसके बीच में विवाद है, क्योंकि फ्लैट्स का पोजेसन नहीं दे पा रहे हैं बिल्डर। मेरा मानना है इस बारे में, क्योंकि ये समस्या एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की वजह से आई है जो जिसके तहत इसको रेगुलेट किया जाता है। तो इसमें अभी वैसे भारत सरकार रेगुलेटरी बिल भी ला रही है, परंतु जब तक ये नहीं आता, मेरा ये मानना है कि जो ज़िला लेवल की समिति बनाई है ऐसे समस्याओं के निवारण के लिए, उनको उनके समक्ष जब ये समस्याएं रखी जाती हैं तो उसमें ये देखने वाली बात है कि अगर बिल्डर, क्योंकि इसमें आपने अक्सर देखा होगा इसमें बिल्डर डोमिनेंट पोजीशन में रहता है इस रिलेशन में, बिल्डर वर्सेस बायर में, तो हम इस जो डोमिनेंस वाली पोजीशन है उसको ब्रेक करते हैं इस ग्रीवेंस के
रिड्रेसल मैकेनिज्म के तहत, ताकि जो लोगों को लगता है कि उनके साथ जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा है, वो उनको न्याय नहीं मिल रहा है, वो हम दिलवा पाएँ। हाल ही में हैपनिंग हरियाणा सक्सेसफुली कदम हुआ, करीब 6 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात कही जा रही है। ये इन्वेस्टमेंट ग्राउंड पे आते आते क्या लगता है कितना समय लग जाएगा, और कितनी तैयारियां गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन को अपने लेवल पे करनी पड़ेगी, और स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट को भी किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों को बेहतर बनाना पड़ेगा ताकि ये पूरा इन्वेस्टमेंट हरियाणा में आ सके। देखिए, एक बहुत खुशी की बात है कि एक ऐसा इन्वेस्टर समिट गुड़गांव में हुआ, तो हमारा ये सौभाग्य था कि हमने उसको होस्ट किया यहाँ गुड़गांव में, और काफ़ी भारी मात्रा में जो उद्योगपति हैं उन्होंने इसमें जो अपनी राशि है वो कमिट की है, जो इन्वेस्टमेंट के रूप में हरियाणा में आएगी, जिसके साथ साथ हरियाणा का जो एम्प्लॉयमेंट स्तर है वो भी बढ़ेगा, और जिस तरह का थोड़ा एक रिजेंटमेंट है नौकरियों को लेके, वो भी इस तरह का रिजेंटमेंट है जो एड्रेस होगा। साथ साथ विकास की जो दर है हरियाणा में वो भी बढ़ेगी, और एक ओवरऑल जो वेल्थ है, एक जो डेवलपमेंट है वो लोगों तक पहुंच पाएगा उसका। परंतु मेरा मानना है कि इसमें क्योंकि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इसको आने में कुछ समय लगेगा। धीरे धीरे जो इन्वेस्टमेंट्स किए थे वो आने भी लगे हैं, ग्राउंड में असर भी दिखने लगा है। परंतु इसमें जो अभी सरकार की औद्योगिक नीति आई है, इसको अभी पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी इसको गुड़गांव में अधिकारियों को ज़िला लेवल पे ओरिएंटेशन में दिया गया। तो मेरा मानना है कि अभी आने वाले कुछ समय में इसके आपको असर ग्राउंड में दिखने लगेंगे, और जो इन्वेस्टमेंट है आगे आने वाले 2-3 साल में एक काफ़ी परसेंटेज तक आप कह सकते हैं कि वो ग्राउंड में आपको रियलाइज़ हो जाएगी। तो घर से निकलकर इस चर्चा के बीच अब हम विनय प्रताप साहब के ऑफिस पहुंच चुके हैं, और अब यहाँ जानेंगे, यहाँ समय बिताएंगे विनय प्रताप साहब के साथ उनके ऑफिस में, कि वो ऑफिस में पूरा दिन अब किस तरह से बिताते हैं। और अब हम पहुंचे हैं विनय प्रताप सिंह साहब के ऑफिस में, और यहाँ पूरा दिन किस तरह से बीतता है वो सब हमने देखा, और किस तरह से अपने काम की शुरुआत सर आप करते हैं। जब ऑफिस आते हैं देखा कि डाक और मीटिंग्स और वो सब रहता है, तो रूटीन इसी तरह से चलता है, कुछ डिफरेंट रहता है हर दिन? वैसे हर दिन नया रहता है, परंतु जनरली मॉर्निंग में आके जो पुरानी डाक हैं, पुरानी चिट्ठियां हैं, उनका जवाब दिया जाता है, और कुछ फाइल्स हैं उनको किया जाता है, क्योंकि पब्लिक लगभग 10-10:30 से आना शुरू करती है, तो उससे पहले इस कार्य को निपटा लेते हैं। उसके बाद जब पब्लिक आने लगती है, लोग आने लगते हैं, तो उनकी समस्याएं सुननी होती हैं और उनका निवारण करना रहता है, तो उसमें समय जाता है 12-1 बजे तक। और उसके बाद जो हमारी ऑफिस की रिव्यू मीटिंग्स हैं वो करनी होती हैं, क्योंकि कई सारी स्कीम्स हैं जो एक साथ चल रही हैं, योजनाएं हैं, और कई समितियां हैं जिसमें एज एडीसी में मेंबर हूं, तो उन सब की रिव्यू और समीक्षा बैठक की जाती है। एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से बेहतर कर लिया जाए, किस तरह की सुविधाएं खासतौर पर सरकारी स्कूलों में दे दी जाए, उसके लिए भी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर कुछ चल रहा है, ताकि क्योंकि लगातार इस तरह की लोगों का भी शिकायतें रहती हैं कि प्राइवेट स्कूल्स का दबदबा ज़्यादा बढ़ रहा है, और लगातार सरकारी जो स्कूल हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने इसमें बात जो कही है उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 3 सालों में जो हमारे यहाँ सरकारी राजकीय विद्यालय हैं उनमें जो छात्रों की संख्या है वो घट रही है, और जो ये छात्र हैं घट के प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जा रहे हैं। शायद इनका कुछ कारण ये रहा कि जो हमारा एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं वो उतनी नहीं हो पाई जितनी प्राइवेट सेक्टर में लोग दे पा रहे हैं। तो इस दिशा में सर्व शिक्षा अभियान और जो हमारा मौलिक शिक्षा विभाग है या सेकेंडरी एजुकेशन विभाग है, उनके द्वारा 2 तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। एक जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल में, चाहे वो टॉयलेट को लेके हो, जिसमें आज की डेट में ये काफ़ी फोकस किया जा रहा है कि लड़के और लड़कियों के अलग टॉयलेट हों और पर्याप्त मात्रा में हों। स्कूल्स की मरम्मत कराई जाए, बच्चों के लिए जो कमरे हैं वो ऐसे बनाए जाएं ताकि उसमें रोशनी ठीक रहे, बच्चों के लिए बेंच की व्यवस्था की जाए, प्लेग्राउंड की व्यवस्था की जाए। इसके साथ अभी पीछे रिजल्ट भी आया था 10वीं का, 12वीं का भी रिजल्ट है, तो उसमें ये देखा कि रिजल्ट तो हमारा सुधार हुआ है, परंतु अब भी काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। तो सरकार ने इसमें एक लर्निंग एनहेंसमेंट प्रोग्राम, क्योंकि पीछे ये देखने में आया कि जब हमारी जो शैक्षणिक
पद्धति है वो थोड़ी लिबरलाइज्ड हो गई, जिसमें एग्ज़ाम नहीं लिए गए तो बच्चों का जो स्तर है और रुझान है पढ़ाई के लिए वो कम हुआ। तो अब एक कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन सिस्टम का एक लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें रेमीडियल क्लासेस भी शुरू करी गई हैं उनके लिए जहाँ पे जिन स्कूल्स का रिजल्ट ख़राब है या स्पेशली जिस सेक्शन का या जिस सब्जेक्ट का रिजल्ट ख़राब है, तो वहाँ स्पेशल फोकस देते हुए उन स्कूलों को स्पेशली छांटते हुए स्पेशल फोकस क्लासेस दी जा रही हैं, ताकि जो बच्चे हैं किसी कारण से, चाहे वो टीचर की कमी हो या बच्चे किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, उस कमी को हम दूर कर पाएं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ख़ास तौर से जो अपने पूरे रूटीन में से जो आपने कीमती वक्त दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गुड़गांव के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप सिंह के साथ हमारा इस सप्ताह का अफसरनामा। अगले सप्ताह आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।